गुड मॉर्निंग। आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट थर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वही 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक के पांचों यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ। अब इसी प्रकार सभी में प्रत्येक में आपको मैंने 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। इसी प्रकार मैंने आपके यूनिट फिफ्थ जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका भी मैंने आपको 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। और आज ये यूनिट थर्ड के बाकी बची हुई यूनिट के अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लूंगा। अभी सबसे पहला इसमें ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट है। ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली आता है। आप हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके फिजिकल से रिलेटेड है। जैसे अब फंडामेंटल वाइब्रेशन है वो ऑर्गेनिक का भी है तो वो यहाँ पर भी आ सकता है। तो इसी प्रकार से और भी कोई क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट रीजन है तो वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। पर मेनली यहाँ फिजिकल पार्ट है तो वो हमें यहाँ पर देखना है। यानी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट यूनिट है और इसी प्रकार यहाँ पर जो थर्ड यूनिट है ये एक दूसरे से साथ कंबाइंड ही है, एक दूसरे के साथ कंबाइंड यूनिट है। तो आपको उस हिसाब से इसको पढ़ना चाहिए ऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट को भी। तो अभी यहाँ यूनिट थर्ड में हम कहते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी व आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रम में तुलना कीजिए। यानी रमन स्पेक्ट्रम, आईआर स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी में तुलना कीजिए। यहाँ पर तीन तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके कोर्स के अंदर है। एक है माइक्रोवेव, एक है आईआर और एक है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अभी कहते हैं ईएमआर के आईआर क्षेत्र में प्रदर्शित होता है। यानी कि क्या हो गया यहाँ पर जो रमन स्पेक्ट्रम और चाहे आईआर हो, दोनों में समानता ये है कि आईआर क्षेत्र में ही होते हैं। एब्जॉर्प्शन तो दिखाते हैं वो आईआर क्षेत्र से ही दिखाते हैं। आईआर का रीजन होता है 667 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स और रमन जो दिखाएगा उसका रेंज भी यही आ रही है 100 से 3000 सेंटीमीटर या 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। अंतर अब इम्पोर्टेंट है, ये अंतर ही पूछे मेनली जाते हैं। रमन और आईआर में अंतर क्या है ये इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं आपको पहले वीडियो बता चुका हूँ उसके बारे में, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम अंतर ले रहे हैं, यहाँ विकिरण का प्रकीर्णन होता है यानी स्कैटरिंग होती है, जबकि यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। यानी स्पेक्ट्रा जो मिलता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है। यहाँ पर चेंज इन पोलराइजेबिलिटी होती है यहाँ पर इस रमन में, जबकि यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट में परिवर्तन आवश्यक है। आपको बताया हुआ आईआर में स्पेक्ट्रा प्राप्त होने के लिए आवश्यक शर्त है कि डाइपोल मूवमेंट में परिवर्तन हो, अणु के डाइपोल मूवमेंट में। चाहे मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट नहीं हो लेकिन वाइब्रेशन के दौरान जो है डाइपोल मूवमेंट में परिवर्तन होना चाहिए। रमन लाइन की तीव्रता कम होती है इसलिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का यानी सांद्र विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि यहाँ तनु विलयन ही काम में लिया जा सकता है। इसी प्रकार क्योंकि तीव्रता उच्च है, जल विलायक के रूप में काम में ले सकते हैं, यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि OH की पीक अलग आ जाएगी आईआर क्षेत्र में। ये कम संवेदनशील है, ये अधिक संवेदनशील है। इसका इनमें ऑप्टिकल सिस्टम या प्रकाशिक तंत्र कांच या क्वार्ट्ज का होता है, जबकि इसमें CaF2 या NaBr आदि का होता है। अब यहाँ पर आता है आईआर सक्रिय कंपन बताइए, यानी आईआर एक्टिव वाइब्रेशन बताइए। और एक इसी तरह से आपसे यूं भी पूछा जा सकता है माइक्रोवेव एक्टिव कौन से होते हैं, आईआर कौन से होते हैं, रमन एक्टिव कौन से होते हैं। एक बहुत सिंपल हमको ध्यान रखना है, यदि अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है तो वो क्या होंगे, माइक्रोवेव एक्टिव तो होंगे ही होंगे, माइक्रोवेव एक्टिव होंगे। आईआर एक्टिव भी हो सकते हैं लेकिन अब वो वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है कि उसके, जनरली आईआर एक्टिव भी होते हैं लेकिन अगर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है तब भी वो आईआर एक्टिव हो सकते हैं। अगर वाइब्रेशन के दौरान डाइपोल मूवमेंट में चेंज हो तो आईआर एक्टिव होते हैं। और अगर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है तो वो रमन एक्टिव तो होते ही होते हैं, जैसे Cl2S2O2N2। अब ये क्या है, यहाँ पर ये सारे की सारे रमन एक्टिव है। चेंज इन पोलराइजेबिलिटी हो रही है, ध्रुवणता में परिवर्तन हो रहा है लेकिन डाइपोल मूवमेंट में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये आईआर इनएक्टिव है। यानी ये रमन एक्टिव तो है सारे, आईआर एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ना तो इनमें डाइपोल मूवमेंट है, ना वाइब्रेशन के दौरान यानी कंपन के दौरान डाइपोल में चेंज हो रहा है। और ये माइक्रोवेव एक्टिव भी नहीं है, क्योंकि माइक्रोवेव एक्टिव के लिए तो साफ ही शर्त है कि उसमें परमानेंट या स्थायी डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। अब HCl जैसे लेता तो वो हमें पता है कि वो आईआर एक्टिव भी है और ये जो माइक्रोवेव एक्टिव भी है। अब जैसे एक एग्जांपल हमसे यहाँ मेनली पूछा है आईआर सक्रिय कंपन बताइए। अब ये वाला जो कंपन है ये सम्मित तनन कंपन है। तो सम्मित तनन में क्या हो गया, या तो दोनों दूर जा रहे हैं या दोनों बॉन्ड पास आ रहे। तो ये जो होता है इसमें डाइपोल में परिवर्तन नहीं होता, तो ये आईआर एक्टिव नहीं है। ऐसे ही O2 है, ये आईआर एक्टिव नहीं है। इसी प्रकार ये वाले में या तो दोनों दूर जा रहे हैं या दोनों पास आ रहे हैं, ये जबकि एक अगर कम हो रहा है, संकुचित हो रहा है, तो दूसरा अगर विस्तृत हो रहा है, तो ये वाला आईआर एक्टिव होगा, ये नहीं होगा, ये समान है क्योंकि दोनों या तो पास आ रहे हैं या दोनों दूर जा रहे हैं।
ये वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको मैंने बताया है कि फंडामेंटल वाइब्रेशन भी दो तरीके से होते हैं, एक तनन और बंकन। तो ये बंकन कंपन हो रहा है। अब जैसे CO2 का लिया, एक CO2 में हम लेते हैं ये वाला, जैसे हमने कहा कि ये रहा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये सम्मित तनन है, या दोनों बॉन्ड संकुचित हो या दोनों बॉन्ड विस्तृत हो, तो ये IR एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर एक संकुचित हो, ये रहा, एक संकुचित हो रहा है, ये रहा, और जबकि एक विस्तृत हो रहा है, तो ये IR एक्टिव होंगे, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट में चेंज होगा। तो एक इसी तरह का रूल आता है, रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यदि अगर अणु में सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसे CO2 में, तो ऐसे में क्या होता है, IR एक्टिव कंपन जो होते हैं वो रमन इनएक्टिव होते हैं। तो ये जैसे हमने लिया सम्मित तनन लिया, तो सम्मित तनन हमने अभी बोला था IR इनएक्टिव होता है, ये रहा सम्मित तनन, ये रहा IR इनएक्टिव है, तो इनएक्टिव है तो रमन वो एक्टिव हो गया। बंकन दोनों एक्टिव होते हैं IR के अंदर, तो वो रमन क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये CO2 के लिए हमने एक अलग से बताया है, तनन बंकन। और तनन में भी कौन सा, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, और ये हो गया असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग या असिमेट्रिकल तनन। अब ये कंपन विधाओं का, इससे संबंधित पूछा जा सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3n, जो डिपेंड करती है स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी घूर्णन की स्वतंत्रता कोटि, कंपन की स्वतंत्रता कोटि और स्थानांतरण की स्वतंत्रता कोटि। जैसे आपने n बराबर मान लो हीलियम लिया, हीलियम में n क्या हुआ, 1 हुआ, तो अब ये 3 हो गया, यानी कुल स्वतंत्रता कोटि, कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कुल हो गया ये स्वतंत्रता और कोटि हो गए, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मान लो 3 लिया, तो ये 3 ही तो होगा, तो यहाँ घूर्णन और रोटेशन 0 हो गया, ये तो 3 ही होगी हमेशा। अब मान लो आपने HCl ले लिया, तो n बराबर आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, n नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए, तो 6, ये तो 3 होगा ही होगा। अब जो घूर्णन होता है दो तरह के होते हैं, अगर मान लो अगर लीनियर है, रेखिक है, तो उसमें 2 घूर्णन होंगे, रेखिक में 2 होंगे, अरेखिक में कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पर रेखिक होता है HCl, तो इसमें 2 होंगे, तो इसका मतलब कंपन कितना बचा रह गया, 1। इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 3n-5, यानी रेखिक में तो होंगे, ये रेखिक है और ये अरेखिक। रेखिक में आप मैंने लिख भी दिया यहाँ, रेखिक में यानी लीनियर में 3n-5। तो मैं अगर करता हूँ 3 इंटू 2 यानी 6-5, 3 इंटू 2 6-5, तो 1 आ गया। इसी तरह से मैंने यहाँ लिख रखे HF में 2 है, तो हमें यहाँ पूछा है केवल कंपन की स्वतंत्रता कोटि, तो हम यहाँ कर देंगे, चूंकि ये कौन सा है, रेखिक है, लीनियर है, तो 6-5 बराबर 1। यहाँ कितना हो जाएगा, 9-5 बराबर 4। इसी तरह से अब यहाँ कितना होगा एंगुलर में, तो 9-6 बराबर 3। इस तरह से हम बाकी के निकाल लेंगे। अब आते ये सारे एंगुलर ही होते हैं, लीनियर में केवल रेखिक में आपके लगेगा 3n-5 का लीनियर में, और रेखिक में 3n-6 का फॉर्मूला लगेगा। ये आपको डिटेल में बताया हुआ है। रमन स्पेक्ट्रम से क्या तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का है। रमन स्पेक्ट्रम, जब हम क्या करते हैं, जब एक वर्णी प्रकाश पुंज को किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित करते हैं, तो प्रकाश क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, ये रहा स्कैटर्ड हो गया। अब क्या होता है, रेले ने तो क्या कहा था, रेले स्कैटरिंग का मतलब होता है, उसने कहा था कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, यानी जो आपतित विकिरण है उसकी आवृत्ति, और जो प्रकीर्णित विकिरण है उसकी आवृत्ति समान होती है। जबकि रमन ने क्या कहा था कि आपतित विकिरण की आवृत्ति स्कैटर्ड यानी प्रकीर्णित से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो इसको हम इस तरीके से क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसके समझ सकते हैं। इसका क्वांटम सिद्धांत है, यानी कि जब एक क्वांटा टकराता है मॉलिक्यूल से, तो दो तरह की टक्कर होती है, एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक, यानी प्रत्यास्थ टक्कर और एक अप्रत्यास्थ टक्कर। तो प्रत्यास्थ टक्कर में तो किसी ऊर्जा का लॉस नहीं होता, तो एच न्यू, तो स्कैटर्ड लाइट भी एच न्यू, यानी इसकी आवृत्ति भी न्यू और इसकी आवृत्ति भी न्यू, तो दोनों की आवृत्ति समान है। ये तो हुआ कौन सा, ये तो हुआ रेले प्रकीर्णन। लेकिन अब क्या हुआ, अगर मान लो अप्रत्यास्थ टक्कर हुई, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, या तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा जब उसके ऊपर रेडिएशन आपतित हुई, या वो विकिरण को क्या कर देगा, दे देगा। तो अगर वो अब्जॉर्प्शन करता है, तो ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा होगी वो अब कम होकर निकलेगी, यानी आपतित से कम हो गई ना ये। तो ऐसी स्थिति में हम यूं लिख सकते हैं ना, ये इसकी अगर आवृत्ति में लिखूंगा तो ये इस तरह से होगी, जबकि ये किसकी हो गई, स्कैटर्ड, तो ये अब की बार कम हो गई। जबकि इस स्थिति में क्या होगी, वो ज्यादा होकर निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ अणु इसको दे रहा है, किसको दे रहा है, जो आपने रेडिएशन इसके ऊपर आपतित करी है उसको, वो रेडिएशन डेल्टा ई एनर्जी दे रहा है, यानी एनर्जी दे रहा है, मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी इसको दे रहा है। अब चूंकि इस स्थिति में एनर्जी बढ़ रही है, तो
ऐसी स्थिति में ये कम पर तो प्राप्त हो रहा है, कम आवृत्ति पर तो प्राप्त हो रहा है, इसको स्टॉक लाइन कहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में इसकी तीव्रता उच्च होती है। यहाँ मॉलिक्यूल की एनर्जी लॉस हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अधिक आवृत्ति पर प्राप्त हो रहा है, तो अधिक आवृत्ति पर है, इसको एंटी स्टॉक कहते हैं, लेकिन इसकी तीव्रता स्टॉक की तुलना में कुछ कम होती है, क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यहाँ इमिशन अपनी एनर्जी को वो अणु दे रहा है। चेन नियम क्या होता है? सिलेक्शन रूल। हमें पता है कि जितने भी ट्रांजिशन होते हैं, चाहे ये वाले हमने ट्रांजिशन पहले पढ़े माइक्रोवेव में इस तरह से, यानी एन ये जे बराबर 0 1 2 3 इस तरह से, तो ये ट्रांजिशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से, यानी डेल्टा जे बराबर +-1 होगा। आईआर में दो तरह के होते हैं, हार्मोनिक एंड हार्मोनिक। तो यानी इसमें होता है, अगर डेल्टा न्यू लेते हैं तो +-1 होगा, डेल्टा न्यू बराबर +-1 +-2, एन हार्मोनिक में होगा। कंपन नमन स्पेक्ट्रा में डेल्टा न्यू बराबर 0, ये 0 किसको दर्शाता है? रेले स्कैटरिंग को दिखाते हैं, यानी यहाँ आपने ट्रांजिशन नहीं दिखाया, और ये +-1 +-2। जबकि घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा में, ये घूर्णन में डेल्टा जे तो है ही, तो आपको रखना पड़ेगा 0 +-2। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में होते हैं डेल्टा एल बराबर +-2। ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है, एस से पी, पी से 1। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर यहाँ क्या होता है? 0, यहाँ होता है 1। चेंज हो गया ना, तो ये अलाउड ट्रांजिशन है, यहाँ 1 से, और ये 2 हो गया, एस पी डी, एस पी डी। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? 0 1 2। तो ये चेंज हो रहा है, लेकिन एस से एस, पी से पी, डी से डी, एस से डी, ये भी क्योंकि एक से ज्यादा चेंज हो रहा है, ये 0 से 2 पर आ गया है, तो ये भी प्रतिबंधित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से प्रतिबंधित है और कौन से अलाउड है, ये इलेक्ट्रॉनिक में मेनली पूछा जा सकता है। बोर्न ओपन एमर्स अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? यानी इसमें ये कहा है कि अणु की जो कुल ऊर्जा होती है वो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन सबके बराबर होती है, इनका क्रम ये होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट है, उसके अनुसार क्या होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होती है, एक दूसरे को इफेक्टेड नहीं करती, और यानी कि कुल ऊर्जा जो है वो इंडिपेंडेंट होती है इन प्रत्येक ऊर्जाओं के, जो आपने अलग अलग आणविक ऊर्जाएं ली है, और ये इनके योग के बराबर होती है। अब यहाँ ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। और अब हम ये कहते हैं कि जब परमाणु आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो अगर कुल ऊर्जा में कमी आ रही है तो अणु ऐसी स्थिति में स्थायी होता है। अब आता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा अणु में समस्थानिक का निर्धारण कीजिए, यानी आइसोटोप इफेक्ट जो आपके था, आइसोटोप को डिटरमाइन करना। अब हमें ये पता है कि अनुमत घूर्णन ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो माइक्रोवेव में ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको, एप्सिलॉन और बी जे इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर। बी जो होता है वो घूर्णन स्थिरांक होता है, जे जो होता है वो घूर्णन क्वांटम संख्या, ये मैं वीडियो में अपने बता चुका हूँ पहले। स्पेक्ट्रल लाइन जो हमको जे से जे प्लस 1 ट्रांजिशन के लिए होती है वो 2 बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। मान लो हमने मॉलिक्यूल में क्या करा, 12 CO की जगह हमने ले लिया 13 CO, तो हमारे पास क्या हो गया? अब म्यू जो होता है उसका मान क्या होता है? म्यू का मान होता है m1 m2 m1 प्लस m2। तो अगर मान लो 12 से 13 पे हम चले गए, तो ये 12 यहाँ लिख देंगे 12 इंटू ये, क्योंकि 12 12 कार्बन का हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, 12 प्लस यहाँ पर 16 यानी 16 हो गया। ऐसी 13 इंटू 16 इस तरह से, 13 इंटू इस तरह, ये जो आपके आ गया यहाँ पर ऑक्सीजन का 16, ये 13 प्लस, हालांकि इसमें अवोगैड्रो नंबर को भी काम में लेते हैं, पर अभी एक बार हम उस हिसाब से नहीं चल रहे। तो अब यहाँ जब हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, समानित द्रव्यमान, रिड्यूस मास बढ़ गया, क्योंकि हमें पता है आई बराबर क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर होता है, तो आई भी बढ़ गया। अब ये रोटेशनल कांस्टेंट जो होता है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए बी घट गया। तो बी घटने पर जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है उनके बीच का गैप क्या होता है, वो घट जाता है। रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच का गैप कम हो जाता है, और साथ ही स्पेक्ट्रल लाइन में जो सेपरेशन है या स्पेक्ट्रल लाइन जो है उनके बीच में भी डिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बी का मान दोनों स्थितियों में कम हो गया, जिससे ये भी कम हो गया और आपके ये भी कम हो गया। अब इसमें जनरली इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी साथ में पूछा जा सकता है, ये इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो आपको ये पता है कि आपको क्या करना है, B1/B2, यानी BHCl आपने ले लिया 35 वाला, और BHCl आपने ले लिया 37 वाला। और आपको पता है ये क्या होते हैं, एक दूसरे के किसके रिड्यूस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो म्यू HCl आपने ले लिया 37 वाला, और म्यू HCl आपने ले लिया 35 वाला। तो अब आपको पता है म्यू तो आपने निकालने का तरीका देख लिया, ये मैंने किसका निकाला है यहाँ पर, ये 13 CO का जैसे निकाला है, तो HCl का भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे इस तरह का। तो ये हमको पता है, ये पता है। और यहाँ इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ये रोटेशनल कांस्टेंट दिया है, बी दिया है, किसके लिए, HCl के लिए दिया है। तो ये आपको पता है, तो आपको HCl 37 के लिए निकालना है, आप निकाल सकते हो। अब है उत्सर्जन व अवशोषण स्पेक्ट्रा को समझाइए।
तो एक्सप्लेन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में क्या हो गया, जैसे जनरली क्या होता है कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, अब गर्म करने पर वो क्या हो जाता है कि वो रेडिएशन देने लग जाता है, और रेडिएशन को अगर हम वहां से निकालते किसी जब हम प्रिज्म से निकालते तो हमें स्पेक्ट्रा मिल जाते हैं इस प्रकार से। तो ये जो होता है ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रा होता है। लेकिन अगर यही मैं इसके रास्ते में कोई पदार्थ को रख दूं तो वो पदार्थ क्या कर लेगा, वो विकिरणों को अवशोषित कर लेगा। ऐसी स्थिति में जो हमको स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा वो अवशोषण होगा। अब दोनों में इनकी जो स्थिति होती है, यानी स्पेक्ट्रल लाइन जो हमको प्राप्त होती है वो सेम जगह पर प्राप्त होती है, यानी जैसे हमको यूं स्पेक्ट्रा प्राप्त हुआ। लेकिन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, काली सतह पर चमकीली लाइन है, क्योंकि उत्सर्जन एमिशन स्पेक्ट्रा। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो चमकीली सतह है उस पर काली लाइनें प्राप्त होती है, यानी काली लाइनें क्या हो गई, यानी कि वो मॉलिक्यूल ने वो पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया। और दोनों की जो पोजीशन होती है वो सिमिलर होती है। अब ये दो तरीके से होते हैं, सतत व असतत, सतत व असतत, यानी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अब जैसे हम मान लो प्रकाश को, जब हम नॉर्मल प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते तो हमें 7 रंग लगातार प्राप्त होते। तो इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रा जब भी कभी हमें सतत रूप से कंटिन्यूअस प्राप्त होता है, यानी जिसमें एक रंग कब खत्म होता है और दूसरा कब शुरू होता है हम ये अंतर नहीं कर पाते, तो उसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं। और जिसमें हम अंतर डिफरेंशिएट कर पाते हैं उन्हें असतत कहते हैं, यानी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब ये दो तरीका होता है, लाइन और बैंड। लाइन जो उसको रेखिक भी बोलते हैं, यानी कि उसके परमाणु का जो स्पेक्ट्रा है वो लाइन स्पेक्ट्रा है, जबकि जो अणु के जो स्पेक्ट्रा होते हैं उसे बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लाइन होता है एक तरह से, यूं ऐसे ग्रुप ऑफ लाइन होंगे और उनके बीच में गैप सा होगा। तो अब ये आणविक स्पेक्ट्रा एक तरह से हमने घूर्णन लिया, वाइब्रेशनल, रोटेशनल लिया, इलेक्ट्रॉनिक, यानी जब हम माइक्रोवेव डालते हैं किसी मॉलिक्यूल पर, ये जो जिसमें डाइपोल मोमेंट है, तो उसका जो स्पेक्ट्रा होगा वो जनरली लाइन लाइक ही होता है। लेकिन अगर मान लो आपने उसके ऊपर आईआर डाली, क्योंकि आईआर की एनर्जी माइक्रोवेव से अधिक होती है, तो रोटेशन और घूर्णन दोनों का प्राप्त होता है। और इलेक्ट्रॉनिक में तो क्या होगा भाई, हमें ये पता है यूवी विजिबल, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, आईआर से, और आईआर की ज्यादा होती है माइक्रोवेव से। तो जब हम ये डालेंगे तो केवल उसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे, ये डालने पर ये दोनों प्राप्त होंगे, और ये डालने पर हमको तीनों का ग्रुप प्राप्त होगा। इसलिए जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो कंप्लीट बैंड के रूप में ही प्राप्त होता है। ये पूछा भी जाता है आपसे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बैंड के रूप में क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें रोटेशन भी होंगे, वाइब्रेशन भी होंगे और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी होंगे। रोटेशन यानी घूर्णन, कंपन और इलेक्ट्रॉनिक तीनों कॉम्बिनेशन होता है, तो स्पेक्ट्रा बहुत ज्यादा मिक्सिंग के रूप में प्राप्त होता है, ग्रुप ऑफ लाइन के रूप में। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बैंड के रूप में होता है। अब आता है सरल आवृत्ति दोलक, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एवं शून्य बिंदु ऊर्जा। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, पर शून्य बिंदु ऊर्जा भी आपसे नॉर्मल भी पूछा जा सकता है। तो हमें ये पता है कि अनुमत कंपन ऊर्जा यानी कि अलाउड वाइब्रेशनल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है एप्सिलॉन, और बाहर आपने लिख दिया न्यू प्लस हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन सेंटीमीटर। अब ये न्यू बराबर तो होता है 0 1 2 3 यानी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और डेल्टा न्यू होता है सिलेक्शन रूल यानी चयन नियम। अभी मैंने आपको बताया था चयन नियम। चयन नियम का मतलब हो गया कि अब पहले तो हमने जब ये न्यू बराबर 0 1 2 3 रखा, तो न्यू बराबर 0 रखने पर यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन। ओमेगा बार ऑसिलेशन भी आप यूं चाहो तो आप लिख सकते हो 1/2 पाई सी रूट के अपॉन म्यू और सेंटीमीटर इनवर्स। ये रिड्यूस मास है, फोर्स कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हम क्या करें कि हमने जब न्यू बराबर 0 रखा तो यहाँ में हाफ पर प्राप्त हुआ हाफ। अब न्यू बराबर 1 रखा तो 3/2, न्यू बराबर 2 रखा तो 5/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। अब ये चयन नियम होता है डेल्टा न्यू बराबर प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या होगा, 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, यानी कि 0 से 2 नहीं होगा, ऐसे नहीं। इसको तो ओवरटोन कहते हैं, जिसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। ये फर्स्ट ओवरटोन होता है, ऐसे सेकंड ओवरटोन होता है, तो इस तरह का नहीं। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह का हमें चयन नियम की हम बात करें। तो जब यहाँ से यहाँ जाता है तो गैप कितना हुआ, तो भी ओमेगा बार ऑसिलेशन का हुआ। यहाँ से यहाँ जाता है यानी कि 5/2 में से 3/2 घटा दिया तो भी ओमेगा बार ऑसिलेशन हुआ। यहाँ से यहाँ जाता है तो भी इनका गैप क्या हो गया, ओमेगा बार ऑसिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स। यानी न्यू से न्यू प्लस 1 जाने पर, न्यू से न्यू प्लस जो आपको कंपन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, कंपन स्पेक्ट्रा वो अपने को कितने पर, यानी आईआर स्पेक्ट्रा जो होता है वो होता है ओमेगा बार ऑसिलेशन, यानी एक ही लाइन हार्मोनिक के लिए प्राप्त होती है। शून्य बिंदु ऊर्जा क्या होती है, जो न्यू बराबर 0 पर हम देखते हैं, जो 0 नहीं होती, न्यू बराबर 0 पर ये वैल्यू होती है, 0 यहाँ रखा तो हमारे को ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब शून्य बिंदु ऊर्जा भी शून्य नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब
मॉलिक्यूल ऑलवेज वाइब्रेट टू सम एक्सटेंट, अणु सदैव कुछ ना कुछ कंपन करता रहता है। अब लास्ट आता है हमारा स्पेक्ट्रोमीटर। ये ध्यान रखना, आपसे प्रकाशिक स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोप भी कह सकते हैं, लेकिन वो अलग चीज है। प्रकाशिक स्पेक्ट्रोस्कोप तो जो जनरल जो हम कहते हैं कि जब हम किसी विकिरण को गुजारते, प्रकाश विकिरण को गुजारते प्रिज्म से, तो हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं और उसको जो अलग अलग डिटरमाइन करते हैं वो प्रकाशिक स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा हम देखते हैं, सब अलग अलग रंग को डिटेक्टर से मेजर करना। तो ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्रकाशिक स्पेक्ट्रोस्कोप हुआ। हम यहाँ स्पेक्ट्रोमीटर की बात कर रहे हैं, जो आईआर के लिए अलग लेते हैं, यूवी के लिए जैसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को काम में लेते हैं, यूवी विजिबल के लिए, जो आप लैब में भी करते हैं इसको प्रयोग। अब ईएमआर को पदार्थ से गुजार कर उसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सोर्स होता है, फिर ये होता है सैंपल नली होता है, ये विश्लेषक यानी एनालाइजर या मोनोक्रोमेटर होता है, डिटेक्टर होता है, और ये रिकॉर्डर होता है इस तरह से। अब इसमें सोर्स है, ये सोर्स से रेडिएशन निकली, ईएमआर रेडिएशन निकलती है जो किस पर जाएगी, सैंपल नली पर। सैंपल नली से क्या होगा, सैंपल नली में क्या होगा, कोई पदार्थ होगा जो एक निश्चित विलायक में, उसका सॉल्यूशन होगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा रेडिएशन को। अब यहाँ से जाएगी मोनोक्रोमेटर पे। मोनोक्रोमेटर क्या करता है, विभिन्न तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को पृथक करता है और एक कम परास की लैम्डा को जाने देता है, ये इस तरह से। और ये इसके बाद डिटेक्टर आता है। डिटेक्टर क्या करता है, जो विकिरण हमको प्राप्त हुई है उसमें विकिरण को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और लास्ट में क्या होता है, एक इस तरह से चार्ट पर अपने आप लाइनें आ जाती है जो एक पेन टाइप का जुड़ा हुआ होता है, तो सहसूचक से प्राप्त सिग्नल को एम्पलीफाइड करके पेपर पर रिकॉर्ड हो जाता है, ये स्पेक्ट्रा हमको प्राप्त होता है। एक इसी में साथ में मैंने लिखा है, माइक्रोवेव के लिए जो सोर्स लेते हैं वो क्लेस्ट्रॉन वॉल्व लेते हैं, जबकि आईआर के लिए ननस्ट ग्लोवर लेते हैं। अब ननस्ट ग्लोवर पूछा जा सकता है, तो रेयर अर्थ के ऑक्साइड होते हैं, और ग्लोबर लेते हैं सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं, ये भी लेते हैं। इसी तरह यूवी के लिए टंगस्टन का लेते हैं, टंगस्टन लैंप लेते हैं, या हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप भी लेते हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप। और इसी तरह से सैंपल नली जो बनी हुई होती है वो इसमें माइका विंडो युक्त निर्वातित ट्यूब होती है। माइक्रो में, आईआर में क्षारीय धातु हैलाइड की बनी हुई होती है, जबकि इसमें यूवी में क्वार्ट्ज और गिलास की बनी हुई होती है। तो ये मैंने आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 3 के लिए। और अब अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। थैंक यू।